For all type of construction project, mainly there are three parties involved. कोई भी अगर हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, किसी किस्म की हमने कंस्ट्रक्शन करनी है और वो बड़े स्केल के ऊपर हो, तो यूजली उसके अंदर तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, क्लाइंट, कंसल्टेंट एंड कंट्रैक्टर. So under these, there are a lot of stakeholders, people who are connected with the project directly or indirectly are working. So on the construction activities, million of rupees are spent. Therefore, money is the main factor for the construction project. Therefore, the client is looking to select the best, suitable, and economical contractor for his work. तो ऑब्वियसली जहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होगा, मिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो ये नहीं चाहेगा कि उसके पैसे इनकॉम्पिटेंट बंदों के पास जाएं, इनकॉम्पिटेंट बंदे उसका काम स्टार्ट करें और एट द एंड उसके काम के अंदर डिलेज आएँ, इश्यूज आएँ और चीज़ें उसकी टाइमली एग्जीक्यूट ना हो सकें और प्रोजेक्ट उसको टाइमली ना मिल सके. इसलिए उसकी प्रेफरेंस होती है कि वो कॉम्पिटेंट बंदे हायर करे जो कि उसके अमाउंट को भी सेव करें, उसके टाइम को भी बचाएं, कम टाइम के अंदर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो और इकोनॉमिकल हो, कम लेबर लगे. तो ये सारे उसके एडवांटेजेस हैं जब जो कि क्लाइंट एक देखता है कि वो एक बेहतरीन कंट्रैक्टर और कंसल्टेंट को दे. मैं चूंकि बोलता जा रहा हूँ, तो आप मुझे प्लीज बताइएगा कि आपको अगर जब आवाज ना आए या मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, और ये साथ साथ मुझे थोड़ा करते. आपको आवाज आ रही है अभी सबको? यस सर. ठीक है. तो ये बेसिक कुछ इसकी स्लाइड्स वगैरह प्रेजेंटेशन है. हम क्विकली इसको आगे मूव करेंगे, जो कि आप बेसिक खुद भी पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी. तो टेंडरिंग एंड प्रोक्योरमेंट इज अ प्रोसेस टू सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल contractor or party who can undertake the work of client. Tendering is a formal and documental process where the both parties, client and contractor, undertake to enter into a formal agreement. So if we are going to work with the tender process, we must have a better knowledge about the tendering system. If not, we'll fail with the project and as a company and as a quantity surveyor. So basically ये tendering और procurement से related है, जहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि क्लाइंट होता है, उसकी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है, तो वो चाहता है कि वो जो उसका एक प्रोजेक्ट करवाए वो सूटेबल और बेस्ट सूटेबल वो उसके पास कंट्रैक्टर उसको मिले. फॉर एग्जांपल, मैं अगर घर बनवाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि जो मुझे ठेकेदार मिले या जो मुझे कंट्रैक्टर मिले, वो मार्केट के अंदर जितने भी अवेलेबल कंट्रैक्टर हैं वो सबसे सूटेबल हो, सबसे इकोनॉमिकल हो, सबसे एफिशिएंट हो, ठीक है, सबसे एक्सपर्ट हो. ये वहां पे रिक्वायरमेंट होती है. रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपको कम पैसों पे मिले, आपकी वो तमाम फैक्टर्स को आप मद्देनजर रखते हुए, ये होता है कि आप उन सारी चीज़ों को, फैक्टर्स को सामने रखते हैं और उसके साथ फिर आप प्ले करते हैं. आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके जो भी आपका काम करे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके कुछ ट्रेड्स होने चाहिए. वो ट्रेड्स क्या हैं कि वो एफिशिएंट हो, वो एक्सपर्ट हो, उसका वो एक्सपीरियंस्ड हो. ये उसका ऑलरेडी पहले उसके ट्रेड हैं, पर्सनल ट्रेड जो उस कंट्रैक्टर के होंगे या उस बंदे के होंगे. देन आपका क्या है कि आपका वो जो जितना भी काम है ये तो उसके पर्सनल ट्रेड हो गए. देन जो आपकी मनी जहाँ पे इन्वॉल्व जो कि वो खर्च करेगा, वो काम क्या हो, वो काम आपका फिनिशिंग टाइमली करे, आपके वहाँ पे कम से कम लेबर लगाए, पैसे बचाए, कम वक्त में ज़्यादा काम करे, तो ये आपकी डिमांड होगी. तो इस केस में आपकी भी रिक्वायरमेंट होती है कि जब आप काम में करवा रहे हैं, आप ऑफर लेंगे तो बहुत से वहाँ पे विलिंग होंगे, तो उसमें से आपने बेस्ट सूटेबल सिलेक्ट करना होगा डिपेंडिंग अपॉन द डॉक्यूमेंट दे आर सबमिटिंग टू सिक्योर दैट प्रोजेक्ट. इस जो आपका ये कोर्स है, इसका मेन एम है कि स्टूडेंट विद द नॉलेज टू सिलेक्ट द प्रोक्योरमेंट रूट एंड एन एप्रोप्रिएट टेंडरिंग मेथड इन द अवॉर्डिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट टू अ मेन contractor. Student will gain knowledge of how to prepare a tender package in procuring a contractor for a client. Many different procurement methods are available to achieve this from open to closed system. इसके अंदर कुछ टॉपिक्स इन्वॉल्व होंगे टेंडरिंग से रिलेटेड सक्सेसफुल कंप्लीशन के. तो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप इस काबिल होंगे टू डिफाइन विद द कॉन्स्टिट्यूट्स अ टेंडर एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस. Explain the procedures and contractual arrangements for tendering. Explain different take-off techniques to work out the quantities or calculate an estimate for a work activity.
तो टेंडरिंग प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, इसमें आपके पास क्या है? A project is a sequence of unique, complex, connected activities having one goal or purpose that must be completed by a specified time within a budget and according to a specification. तो ये तमाम चीज़ें इन्वॉल्व होती है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस। फॉर एग्जांपल, मैंने घर बनवाना है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि आपने वुड वहाँ पे टाइल इस ABXYZ क्वालिटी की लगानी है, मगर आप वहाँ पे सेविंग करके कोई सस्ती टाइल नहीं लगाएंगे। अगर वहाँ पे दरवाजे की रिक्वायरमेंट है कि वो वुड का होना चाहिए, तो आप चौकाट लोहे की या जो उसकी क्वालिटी होगी उसको सस्ता नहीं करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। तो स्पेसिफिकेशन इसलिए पहले वहाँ पे डिफाइन की जाती है ताकि एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ये ना हो कि मैं तो ये चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, या ये मेरी डिमांड ही नहीं थी, या मैंने ये कहा ही नहीं हुआ था। So rather than we are going into the litigation and conflict and then we will delay our project, so we should have already defined all these things in the specifications at the tendering stage. So budget already उसका बजट डिफाइन होता है, पर यूनिट का वो रेट हम उसे तमाम आइटम्स जो भी उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं उसकी ले लेते हैं विद इन जो आप वो बिड सबमिट करता है बिडिंग स्टेज के ऊपर। तो उस के हवाले से जो पर यूनिट रेट जो होगा उसके बाद फिर हम थ्रू आउट उसकी BOQ बनाते जाएंगे जितना वो काम करता जाएगा। और स्पेसिफिक टाइम एक होता है, उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर इफ द कॉन्ट्रैक्टर is unable to complete his project or if he failed to complete his project within the desired timeline, within the prescribed timeline, then there will be the LQ, liquefied damages। liquefied damages के अंदर उसको पर डे के ऊपर फिर आप क्या करते हैं, जुर्माना करते हैं। उसके ऊपर स्पेसिफिक एक अमाउंट होती है, टोटल बजट का इतनी अमाउंट है, जितने दिन वो डेट करेगा उतना उसके ऊपर चार्जेस होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो स्पेसिफिकली ये डिफाइन हो जाए कि ये डिले जो है ये कॉन्ट्रैक्टर की वजह से हो रहा है। तो ऑब्वियसली सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज में आप स्टार्ट करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज पैरेलल होती हैं, कुछ एक दूसरे, कुछ एक्टिविटीज डिपेंडेंट होती हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत बड़ा ब्रिज एक बना रहे हैं तो उसमें बहुत से पियर्स होते हैं, या सपोर्ट जो होती है नीचे इन द फॉर्म ऑफ पिलर्स, हम उसको पियर्स बोलते हैं। तो वो पियर्स जब तक आप पैरेलल एक्टिविटीज में 1 2 3 मुख्तलिफ पियर्स साथ साथ एग्जैक्टली उसको बना सकते हैं, मगर जो उसकी स्लैब होगी वो वंस द पियर विल बी इंस्टॉल्ड, अगर वो पोस्ट आप उसकी कंक्रीटिंग की तरफ जा रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे, जब तीनों बन जाएंगे तब उसके ऊपर फॉल्स वर्क इंस्टॉल करके वहां पे उसकी रूफ, वहां स्लैब वहां पे बनाएंगे। मगर अगर आपके पास वो उसके ऊपर है, प्री कास्ट वो है, तो फिर आप पैरेलल में उसको बना लेंगे, मगर इंस्टॉल तब करेंगे जब ये तीनों पियर्स फॉर एग्जांपल वहां पे इंस्टॉल हो जाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी ये स्टार्ट होगी। तो इस तरह कुछ डिपेंडेंट होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज होती हैं जिसको आप लेकर चलते हैं, और एट द एंड आपका प्रोजेक्ट वहां पे एंड हो जाता है। तो गोल मस्ट भी क्या है, सिंगल गोल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए, स्पेसिफाइड टाइम होना चाहिए, डेडलाइन होनी चाहिए, विद इन बजट का मतलब विद इन बजट जो टोटल डेडिकेटेड है उसके अंदर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्पेक्स होना चाहिए। प्रोजेक्ट पैरामीटर्स क्या हैं, स्कोप है, क्वालिटी है, कॉस्ट, टाइम, रिसोर्सेज, इन तमाम ये जो 5 कंस्ट्रेन हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, ये इसको ऑपरेट करती हैं। स्कोप इज अ स्टेटमेंट दैट डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द प्रोजेक्ट, कि आपकी प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज, आपने इस प्रोजेक्ट को इस क्वालिटी के साथ, इस स्पेक्स के साथ, इस टाइम के साथ आपने यहाँ पे इसको खत्म करना है। क्वालिटी है, 2 टाइप्स ऑफ क्वालिटीज आर पार्ट ऑफ एवरी प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस। कॉस्ट में डॉलर कॉस्ट इफ डूइंग द प्रोजेक्ट, अनदर वेरिएबल टाइम, रिसोर्सेज और द एसेट्स सच एज पीपल्स। एट्रीब्यूट, यूनिक पर्पस, टेम्परेरी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज शुड हैव प्राइमरी, ये बेसिक चीजें हैं। व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयर्स हैं, ये इसके स्टेक होल्डर्स हैं जिसकी वहाँ पे अमाउंट जिसका स्टेक पे होता है, जो कि पैसे सर्व कर रहा होता है और वहाँ पे प्रॉफिट्स उससे ले रहा होता है। स्टेप इन अ प्रोजेक्ट, इसके अंदर रियलाइजेशन ऑफ नीड है, प्लानिंग फॉर इट्स फुलफिलमेंट है, डिसीजन टू प्रोड्यूस है, प्रोक्योरमेंट टेंडरिंग से रिलेटेड है, एग्जीक्यूशन कमीशनिंग है, एंड वेरीफाइंग फुलफिलमेंट हैंडओवर। स्टेप्स इन अ प्रोजेक्ट के अंदर ये सारे स्टेप्स आपके हैं। देन प्रोक्योरमेंट टेंडरिंग इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। ये एक सारा साइकिल होता है जिसके थ्रू आपका कोई भी प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड चीजें चलती हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन है, उसमें कंप्लीशन हैंडओवर है, देन क्लाइंट इंटेंट टू बिड है, फिजिबिलिटी स्टडी है, तो ये सारा साइकिल यहाँ पे इस प्रोसेस से चलेगा।
Procurement क्या होती है? Is the acquisition of goods, work, consultancy or other services through purchasing, hiring or obtaining by any other contractual means. So it is favorable that goods, services or work are appropriate and they are produced at the best possible cost to meet needs of the purchaser in terms of quality, quantity, time and location. Requirement क्या है? Maybe equipment, machinery, किस किस्म इसमें से कोई भी चीज हो सकती है जिसको आप प्रिक्योर कर रहे हो। अब इसमें मेथड कौन कौन से हो सकते हैं? एग्रीमेंट, परचेज ऑर्डर, रेट कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन हो सकती है, टेंडरिंग हो सकती है। Procurement is a acquisition of good, work, consultancy or other services that through purchasing, hiring or obtaining by any other contractual means. So tendering is a stage in the procurement process extending from advertisement invitation to give offer up to a signing. अब procurement से related क्या है? For example, आप टेंडर जब आपने procurement करनी होती है बहुत सी चीज़ों की हो सकती है। For instance, अगर आप कोई भी मशीनरी परचेज करना चाह रहे हैं और वो ऑफिशियल है, किसी गवर्नमेंट इदारे में है या कहीं भी आप ऐसे इंस्टीट्यूट में ले रहे हैं जहाँ पे ये बाइंडिंग है कि आपने उसको टेंडर फेज से गुजार कर फिर आपने उसमें करना है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि उस मशीनरी की कोटेशंस लेंगे, फिर आप उसको टेंडर अपनी स्पेसिफिकेशन बनाएंगे। स्पेसिफिकेशन उसके अंदर सबमिट करने के बाद वो क्या होगी? टेंडरिंग की फेज पे चली जाएगी। देन जितने भी विलिंग उसमें एक्सपर्ट होंगे या जो भी बाहर की कोई इंटरनेशनल फर्म्स के साथ जिनका लाइजॉन होगा वो वहाँ पे अपनी कोटेशन सबमिट करेंगे, अपने वहाँ पे बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। जो फिर आपके बाद जो आपकी तमाम स्पेक्स को जो कंट्रैक्टर या जो वहाँ पे प्रोक्योरर जो मीट कर रहा होगा तो आप उसको वो चीज़ अवार्ड कर देंगे विद मिनिमम कॉस्ट। Tendering will be start after the design completed and the project budget is approved. The process that is used to obtain offer leading to a contract between client और ये आपके इसके दरमियान आपके पास होगा। Tender क्या होता है? It is an invitation from the owner client to the contractor or vendor to execute some work or provide services at a specified cost in specified time. Objective tender के क्या होते हैं? To ensure best fit supplier in a selected or supply goods services to customer which offer best value. Selection of processes should be business ethics driven, fair practice, more option or equal opportunity. So it is an invitation from the owner. ऑनर की तरफ जो भी क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अमाउंट है और मेरी एक ज़रूरत है कि मैं एक XYZ प्रोजेक्ट को बनाना चाह रहा हूँ, तो उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि बेस्ट फिट आप वहाँ पे टीम लग आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए चीज़ों को एडवर्टाइज करेंगे। गवर्नमेंट में तो ये चीज़ मैंडेटरी होती है क्योंकि पेपर रूल वहाँ पे अप्लाई करते हैं, इसलिए आप उसको एज पर जो वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक चीज़ों को टेंडरिंग फेज से लेकर जाते हैं और तमाम वहाँ पे हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं अंटिल तो आपके पास वो चीज़ अवार्ड हो जाए। बिल ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है? बिल ऑफ क्वांटिटीज अ डॉक्यूमेंट इन विच मटेरियल, इक्विपमेंट, लेबर आर एंड देयर कॉस्ट्स आर लिस्टेड. It also details the terms and conditions of the construction or repair contract and enable a contractor to price the work for which he or she is bidding. तो BOQ एक आपका ऑलरेडी तमाम क्वांटिटीज का जितनी भी वहाँ पे इन्वॉल्व होती है उसका एक प्रिपेयर होता है इस फॉर्मेट के अंदर। उसमें आप जितनी भी अमाउंट में वॉल्यूम में चीज़ चल रही है या स्केल्स में फिर चल रही है, जितनी भी आपकी अमाउंट वहाँ पे है आपको आइटम वाइज उसकी आप प्राइस वहाँ पे क्वांटिटी के साथ टोटल क्वांटिटी एंड देन उसकी प्राइस उसको वहाँ पे लिखते हैं। देन फिर अगर आप कंट्रैक्टर हैं जितना भी आप काम कर लेते हैं, यूजली होता है कि आपकी IPC होती है, इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट होता है और वो डिफाइन होता है कि टोटल जितना भी आपका बजट है उसका 2% जब आप कर लेंगे तब आप IPC सबमिट करेंगे। उस सबमिशन के बाद उस IPC के अंदर 2% के अंदर जितना भी आपने काम कर लिया होगा, फॉर एग्जांपल आपने 200 क्यूबिक मीटर कंक्रीट कर लिया और इसके अंदर जितनी भी बाकी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं उसको आप आइटम वाइज यहाँ पे लिखेंगे। टोटल अमाउंट 2% तक बजट की अचीव हो चुकी है। अब आप इसको सबमिट करेंगे कंसल्टेंट के पास। कंसल्टेंट का अपना वहाँ पे एक वो क्वांटिटी एस्टिमेटर होगा, वो उन सारी चीज़ों को वेट करेगा। वेट करने के बाद फिर आपकी बिल की अप्रूवल आगे चली जाएगी और देन एट द एंड आपको अप्रूव हो जाएगा। स्पेसिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्पेसिफिकेशन इज अ नैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट वर्क रिक्वायरमेंट। स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब नेचर एंड द क्लास ऑफ वर्क मटेरियल टू बी यूज्ड, वर्कमैनशिप किस किस्म की होगी, फैसिलिटीज रिक्वायर्ड एट द साइट एक्सेट्रा, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर। द कॉस्ट ऑफ अ वर्क डिपेंड मच ऑन द स्पेसिफिकेशंस। ऑब्वियसली जहाँ पे आपकी स्पेसिफिकेशन क्वालिटी वाइज या क्वांटिटी वाइज
जहाँ पे भी आप प्रेफर उसको करेंगे तो आपकी प्राइस उसके मुताबिक कम ज़्यादा हो जाएगी। Specification of a work is required to describe the quality and the quantity of different materials. ठीक है, this can be workmanship method of doing the work. The specification of a work serves as a guide to a supervisor, staff, or a contractor, as well as to the owner to execute the work to their satisfaction. A work is carried out according to the specification. The contractor is paid for the same. Any change in specification change the tender rate. As the rate of the work is based on specification, a contractor can calculate the rates of various items of work in tender. The necessity, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास जनरल स्पेसिफिकेशन होती हैं, स्पेशल प्रोविजन एंड डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन विद द टेक्निकल प्रोविजंस। स्पेशल प्रोविजंस क्या है, जहां पे आप बिडिंग फेज से पहले कोई भी अगर आप उसके अंदर चेंज करना चाहते हैं, उसके अंदर मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप वहां पे जाके उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन के अंदर जनरल और डिटेल दो किस्म की हो सकती हैं। जनरल स्पेसिफिकेशन के अंदर डिटेल अबाउट द प्रोजेक्ट, नेचर, class of the work, site description and other facilities that should be used are described. General specification के अंदर आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड नेचर किस किस्म का है, क्लास ऑफ वर्क किस किस्म की होगी, साइट इस किस्म की जनरल डिटेल जो होती है उसकी स्पेसिफिकेशन आपके पास वहां पे होती है। ओनली अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी आइटम इज गिवन। द जनरल स्पेसिफिकेशन डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। तो ये यूजुअली आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होता है उसका पार्ट नहीं होता। डिटेल स्पेसिफिकेशन दे स्पेसिफाई द क्वालिटीज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड वन शुड follow it very briefly or very precisely so that they'll be able to secure that project. They specify the qualities, quantities and proportion of material and the methods of preparation and execution for an item of work in a project. So the detailed specification of the different items describe what the work should be and how they shall be executed and what material would be used to complete the work. तो इन स्पेसिफिकेशंस के अंदर तमाम एसओपीज बताए जाते हैं, तमाम प्रोसीजर्स बताए जाते हैं कि ये एक्टिविटी होगा, इस एक्टिविटी को इस प्रोसेस के थ्रू यूजिंग दीज मटेरियल, यूजिंग दीज क्वालिटीज, और उन तमाम चीज़ों को स्पेसिफाई किया जाएगा। तो यू शुड हैव टू फॉलो दिस एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्पेसिफाई योर रेट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। So while writing the detailed specification, the same order sequence as the work is to be carried out is to be made. तो जैसा बताया जाएगा ऐसे आपने उसको अकॉर्डिंगली करना होगा। तो टेंडर नोटिस क्या होता है? दिस इन्विटेशन इज पब्लिश इन द फॉर्म ऑफ टेंडर नोटिस इन न्यूज़पेपर्स नोटिस। तो जब आप तमाम अपनी वर्किंग कर लेंगे, फॉर इंस्टेंस मैं अगर घर बनाना चाह रहा हूँ तो मैं पहले अपनी वर्किंग करूंगा कि यहाँ पे मुझे इस घर को बनाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने घर बनाना है तो मुझे पता होना चाहिए कि सबसे पहले मैंने वहाँ पे ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करवानी है। ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने सारा सॉइल स्टेटा चेक करना है, उसके लिए हैंड ऑगर की तरफ जाना है, एसपीटी की तरफ जाना है, किस लेवल 10 फीट तक नीचे सॉइल की इन्वेस्टिगेशन करनी है, कौन सा एरिया है, किस जगह पे मैं प्लॉट बना रहा हूँ, कितनी फिलिंग है, कितनी कटिंग है। 20 फीट नीचे जाऊंगा तो मुझे कौन सा वहाँ पे इक्विपमेंट लेना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट आप वहाँ पे उसको डिफाइन करोगे। देन विल मूव अहेड। आपको पता है कि जब आपकी सॉइल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी उसके बाद आपने अपनी तमाम ड्राइंग्स बनानी है। ड्राइंग्स के मुताबिक जिस किस्म की आपकी सॉइल रिपोर्ट होगी उसके मुताबिक जो आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर होगा वो उसकी ड्राइंग को अप्रूव करेगा, क्योंकि उसने देखना है कि आपने कितना नीचे सॉइल पे अपनी एक्सकवेशन करनी है, आपने राफ्ट फुटिंग की तरफ जाना है, आपने सिंपल आप 3 फुट नीचे जाके वहां से अपनी फाउंडेशन को आप इनिशियली चुनाई स्टार्ट कर देंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर सॉइल स्टेटा। तो आपको इन प्रोसीजर्स का पता होना चाहिए। देन आपको पता है कि आपने तमाम ड्राइंग्स बनानी है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बनानी है, उनको एक अप्रूविंग बॉडी से आपने वेट करवाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लामाबाद में आपको प्लॉट बना रहे हैं तो आपने सिटी से अप्रूव कराना है, पिंडी में है तो आपने आरडीए से उसको वहाँ पे उनके इंजीनियर से अप्रूव करवाना है कि डिपेंडिंग ऑन सॉइल इन्वेस्टिगेशन ये जो उसने डिजाइन बनाया है, इतने कॉलम्स हैं, इतना स्टील है, फर्स्ट स्लैब पे इतने, दैट्स फाइन। फिर नेक्स्ट फेजेस के लिए आपको तमाम एक्टिविटीज तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि जो भी कोई काम है पहले आपने उसकी अपनी वर्किंग करनी है कि आपको आप किस किस स्टेजेस से गुजरेंगे, क्या क्या उसके अंदर रिक्वायरमेंट है। देन आप उसका टेंडर नोटिस देंगे कि हम ये चीज़ बनवाना चाह रहे हैं, इसके लिए आप हमें अपने रेट सबमिट करें। तो अगर आपकी अपनी वर्किंग ही नहीं होगा, आपका अपना एक एस्टिमेट नहीं होगा, तो जो भी कोई आपके पास वहाँ पे इस चीज़ को सबमिट कर रहा है वो अपनी मर्जी के रेट देकर और जो उसमें से मिनिमम होगा वो आपसे रेट उससे विन कर सकता है। तो देयर आर मोनोपोलीज एज वेल। तो किसी प्रोजेक्ट के अंदर हो सकता है 4-5
इसको हम बाद में खैर डिस्कस करेंगे कि मोनोपोली किस किस्म की इनकी होती है जब वो उसको सबमिट कर रहे होते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट फेज, द इन्विटेशन इज पब्लिश्ड in the form of a tender notice in newspapers, notice board, gazettes, etc. according to the cost of work. The tender notice is a brief description of the job being tendered to be published in newspaper or in the usually आप जो भी कोई टेंडर देते हैं, जो गवर्नमेंट का जो पेपरा का रूल होता है वो एक इंग्लिश और एक उर्दू के न्यूज़पेपर में आपने उसको लाजमी एडवर्टाइज करना होता है इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन है उसके एस्टिमेटेड कॉस्ट इतनी है, अर्नेस्ट मनी इतनी है, टाइम ऑफ रिसीविंग इतनी है और डेट और टाइम, अर्नेस्ट मनी जो कि उसका इंटरेस्ट कितना इंटरेस्टेड है तो उसके अकॉर्डिंगली वो कुछ परसेंट टोटल कॉस्ट का वो सबमिट कर देता है, जिससे उसका इंटरेस्ट पता चल जाता है कि इज रियली इंटरेस्टेड, और उसके बाद उसकी तमाम चीज़ें वैल्यूएट हो जाती हैं। तो इस किस्म का एक टेंडर आता है जिसमें जो भी विलिंग जिसकी एक्सपर्टीज होंगी, इससे काम से रिलेटेड पहले एक्सपीरियंस होगा, कुछ उसकी ऑलरेडी उसके पास कोई हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी उसके अकाउंट में होगी, मशीनरी वो रखता है, इस किस्म के एक्सपीरियंस रखता है, तो फिर दैट मीन्स कि वो इसमें टेंडर कर सकता है। फॉर्मेट ऑफ एन आइडियल टेंडर नोटिस, ये इसके कुछ सिंपल से प्रोसीजर आप इसको देख सकते हैं। पर्पज ऑफ टेंडर का क्या है, ऑफ टेंडरिंग प्रोसेस, to select a suitable contractor at the time of appropriate to suitable, ठीक है, to obtain for the contractors appropriate time acceptable। principal activities टेंडर के अंदर क्या होती हैं, selection of the most preferable and appropriate contract procurement method, development of a tender list, preparation of tender documents, invitation calling of tenders, preparation and submission of tender, and then receipt and opening of tender, evaluation of tender, जितने भी आप लोग वहाँ पे contractor हैं उन्होंने सबमिट किया उनको evaluate करना, item wise तमाम का ओवरऑल टोटल बजट हम देखते हैं, फिर आइटम वाइज उसको देखते हैं, एंड देन एक्सेप्टेंस ऑफ द टेंडर अवार्ड, और जो उसके अंदर लोएस्ट होता है, लोएस्ट जिसकी बिड होती है उसको हम टेंडर अवार्ड कर देते हैं अंडर गाइडलाइंस। अब दैट मींस कि अगर एक बंदा पहले ब्लैक लिस्ट है और उसका अमाउंट वो सबसे कम है, ऑल्दो पे वो उसके अंदर, तो उसको हम पहले फेज से ही हमें वो फिल्टर कर देना चाहिए। बट इफ समहाउ ही एंटर्ड एट दिस स्टेज, उसका डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया, तो हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पहले ब्लैक लिस्ट है, इसने ऑलरेडी एक जगह पहले कम प्राइस देना तो बहुत आसान होता है ना, आप लोएस्ट प्राइस दे दें उसको, फिर उसके मुताबिक उसने सक्सेसफुली फिनिश किया कि नहीं किया, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि मैं कम प्राइस देकर टेंडर विन कर लूँ, मगर उसके लिए भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपका कैश फ्लो कितना है, आपके अकाउंट में टोटल अमाउंट कितनी है, आपका बैंक बैलेंस सफिशिएंट है, आपके पास आप जो अपनी कंपनी के नाम से ओन करते हैं उसमें आपके पास मशीनरी कितनी आपके पास है। तो दैट मीन्स कि वो आपका थोड़ा बैकग्राउंड उस हवाले से मॉनिटर करते हैं, और देन उसके बाद अगर आप लोएस्ट आते हैं तो आपको वो चीज़ अवॉर्ड करते हैं। The capacity and the past credential and the financial status, इसमें ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि past credential, उसके financial status, the rate should be quoted in the number of words without any, the rate quoted for the individual item should be realistic and should not be abnormal and unworkable। इसमें आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो you are more than welcome, then we'll move ahead to the next lecture।